हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू चैनल आईएएस दरबार। आइए आज देखते हैं 29 जून के डिस्कशन में क्या कुछ खास है। आपको बता दें कुछ ऐसे फैक्ट्स जो कि आप शायद भूल चुके होंगे। फॉर एग्जांपल एमएसएमईज का जो नया क्राइटेरिया तय किया गया है, क्या आपको याद है वो सारे फैक्ट? एससीओ के बारे में, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, क्या सारे फैक्ट्स एग्जैक्टली याद आ रहे हैं? अगर नहीं याद आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, विल डिस्कस टुडे। करतारपुर कॉरिडोर से एक आर्टिकल लिखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी है उसके साथ साथ। इन सारी चीज़ों को जानना बेहद ज़रूरी होगा आपके लिए, तो बने रहिएगा अंत तक। लेकिन एक रिक्वेस्ट है छोटा सा, रोज की तरह, कि प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। अपने दोस्तों से बताएं कि स्टेप अप आईएएस का जो इंडियन एक्सप्रेस डिस्कशन है वो अब आईएएस दरबार पर पब्लिश हो रहा है। बिकॉज ऑफ द टेक्निकल फॉल्ट हम लोग वहां पर उस चैनल पर वीडियोस को अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप लोग प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिए। बहुत कम कमेंट्स हो गए हैं वीडियो में। आपको लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है, रोज़ 3 से 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो रहे हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, तो एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव का आंसर तो हम एक्सपेक्ट करेंगे आप लोगों से। तो दोस्तों प्लीज़ इस पूरे पूरे डिस्कशन में आपको भी उतना ही एनर्जेटिक और उतना ही कोऑपरेटिव रहना है जितना कि मेरे द्वारा कोशिश की जाती है, और अपने सुझाव को ज़रूर लिख सकते हैं। एक दो स्टूडेंट हैं जो ग्रुप बनाने की बात कर रहे हैं, एंड मुझे भी ऐसा लगा कि एक अच्छा आइडिया हो सकता है जहाँ पर आपको जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पर, उसके आंसर्स आप एक दूसरे को दिखा सकें, आपने जो भी लिखा हो। और आई विल ट्राई कि जल्द से जल्द मैं ऐसा कोई ग्रुप क्रिएट करूं जहां पर आप सभी लोग जुड़े। तो आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड हैं किसी भी ऐसे ग्रुप के लिए जहां पर आपको जो क्वेश्चंस हमारे द्वारा दिया जा रहा है उसका आंसर आप लिख करके अपलोड करेंगे? हाँ, उसमें ये तो ज़रूर है कि मैं वहाँ पे आपको ज़रूर अभी बता दे रही हूँ कि गारंटी इस बात की नहीं होगी कि इवैल्यूएशन इंस्टीट्यूशन की तरफ से होगा। हाँ, आप आपस में एक दूसरे का आंसर देख पाएंगे, उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो जो भी इंटरेस्टेड है ना, वो प्लीज़ मुझे बताएंगे आज कमेंट बॉक्स में, देन विल थिंक अबाउट इट कि टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर कहाँ पर ऐसा कोई ग्रुप हम क्रिएट कर सकते हैं। आइए, बहुत सारी बातें हो गई, कोटेशन से डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। आज का कोटेशन है, टू एजुकेट गर्ल्स इज टू रिड्यूस पॉवर्टी। लास्ट आर्टिकल में थैंक यू, अच्छे अच्छे कमेंट मिले, पॉवर्टी के आर्टिकल को डिस्कस किया गया था। लेकिन वो जो डाटा था ना, वो बहुत ही दर्दनाक डाटा था जो आपने देखा था लास्ट आर्टिकल को, अगर सुना होगा आप लोगों ने तो ध्यान से। पॉवर्टी एक ऐसा इशू है आज के डेट में जो पूरे वर्ल्ड में मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज को झेलना पड़ रहा है, और उसी में ये गरीबी भारत में भी है और बहुत ज़्यादा है। देखिए जो जो कोटेशन उसमें क्या कहा गया है कि अगर हम गर्ल को एजुकेट करते हैं तो उससे पॉवर्टी रिड्यूस हो सकता है। आपने कभी सोचा है कैसे? जब आप लड़कियों को पढ़ाएंगी तो उससे गरीबी कैसे कम हो जाएगी? तो 2 से 3 तरीके तो आपको सीधे सीधे नज़र आ रहे होंगे। पहला तो जो घर की जिम्मेदारी होती है, अपना जो भी घर में हाउस होल्ड्स वर्क होते हैं, उसकी जो जिम्मेदारी होती है वो ज़्यादातर महिलाओं के ऊपर होती है। उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे मेंटेन करना है, यानी एवरीथिंग जो फूड आर्टिकल आइटम्स होते हैं उसको मैनेज करने की जिम्मेदारी हमारे घरों में महिलाओं को दी जाती है। और अगर वो पढ़ी लिखी होंगी, एजुकेटेड होंगी, तो जाहिर तौर पर वो उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना जानेंगी। दूसरा, पॉवर्टी को कैसे और रिड्यूस किया जा सकता है, तो अगर हम इनकम को बढ़ाते हैं तो भी गरीबी को रिड्यूस किया जा सकता है ना। जब आप गर्ल को एजुकेट करेंगे और वुमेन को एजुकेट करेंगे तो वो भी इनकम को जनरेट करने में मदद करेगी अपने फैमिली में, और इट विल डेफिनेटली रिड्यूस द पॉवर्टी। और इस तरीके से कई एग्जाम्पल्स हैं जिसको आप यहाँ से जोड़ सकते हैं, और इस कोटेशन का यूज़ एथिक्स में या ऐसे राइटिंग में वुमेन के ऊपर आता हो, एजुकेशन में आता हो, पॉवर्टी रिड्यूस करने में आता हो, हम वहाँ पर ऐसे कोटेशंस को यूज़ कर सकते हैं। सो आज के डिस्कशन में क्या कुछ खास है? कोटेशन आपको पता चल चुका है, बैकग्राउंडर हमेशा की तरह बहुत ही खास होने वाला है। और हम लोग देखते हैं कौन कौन सा आर्टिकल। तो आज 3 आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। आपको बता दें, डोज इन नीड, ये हम एमएसएमईज को लेकर के जो अनाउंसमेंट किया है सरकार ने, उसका कितना फ़ायदा मिलेगा एक्चुअली में एमएसएमईज को, उसके बारे में जिक्र करेंगे विद बैकग्राउंड। करतारपुर कॉरिडोर का जिक्र आया है, आखिर न्यूज़ में कौन सी बात आई है, भारत के कितने फ़ायदे में है, कितने नुकसान में है। और तीसरा आर्टिकल होगा चाइना के ऊपर, लेकिन फिर से एक नया एंगल कि चाइना का जो बाउंड्री डिस्प्यूट है वो बाकी देशों के साथ कैसा रहा है, और वहां पर चाइना की एक्टिविटीज किस तरीके की रही है, इससे भारत को क्या कुछ सीखने को मिलता है। तो ये 3 आर्टिकल होगा, प्लीज आप अंत तक बने रहिएगा, इनको ध्यान से सुनिएगा और फिर उसके नोट्स तैयार करेंगे, और जब आप उसका आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन भी दिया गया है, मेंस ओरिएंटेड, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में।
और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं रोज़, भले ही आप उसका आंसर कमेंट में करें या ना करें, लेकिन मेरी ये ड्यूटी है कि मैं आपके साथ हमेशा रहूं और मैं ये एक्सपेक्ट करूंगी कि आप भी मेरा साथ दें। अब देखिए हमें क्या कुछ पता चलेगा बैकग्राउंड में एमएसएमईज के बारे में, उसके रिवाइज डेफिनेशन के बारे में, इसको लेकर के जो अनाउंसमेंट हुआ है आत्मनिर्भर भारत स्कीम के दौरान, उसकी हम बात करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। करतारपुर कॉरिडोर के बारे में बेसिक फैक्ट, गुरु नानक देव जी के बारे में कुछ फैक्ट्स, और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का बैकग्राउंड हिस्ट्री कैसे बना और उसके बारे में जो अपकमिंग फैक्ट्स हैं, एंड चाइना के अदर जो डिस्प्यूट हैं अदर बाउंड्रीज के साथ, अदर कंट्रीज के साथ, क्या रशिया, इंडिया और बाकी देश भी इसमें आते हैं। तो इंडिया का तो आपको मालूम है, बाकी साउथ चाइना सी वाला भी रीजन जो है वहाँ पे आपको हमने कई बार डिस्कस किया है क्या क्या इश्यूज हैं। लेट अस सी की बाउंड्री, अगर हम लैंड बाउंड्री की बात करते हैं तो वहाँ पर और कौन कौन से इश्यूज हैं वो आपको पता चलेगा। सो दोज इन नीड, पहला आर्टिकल करतारपुर ब्रिज और तीसरा आर्टिकल है रीडिंग चाइना राइट। दिस इज अ क्वेश्चन फॉर आंसर राइटिंग। दो सवाल दिए गए हैं। पहला सवाल एमएसएमईज पर है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है कि जो रिसेंट अनाउंसमेंट है फाइनेंस मिनिस्टर का, क्या ये अनाउंसमेंट अपनी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर पाएगा। तो फॉर दैट आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका ऑब्जेक्टिव है क्या। इसका ऑब्जेक्टिव है टू बूस्ट क्रेडिट टू फ्लो द एमएसएमईज, और इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जो अनाउंसमेंट है, क्या ये काफ़ी है, क्या इसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हो पाएगा। तो इन चीज़ों को सोचते हुए आपको आंसर राइटिंग करना है। इसका व्यू पॉइंट आपको आर्टिकल में भी मिलेगा। करतारपुर कॉरिडोर से दूसरा सवाल है इंडिया पाकिस्तान का एग्रीमेंट, यानी एक ऐसा रेयर एग्रीमेंट जो इतने चीज़ें वर्स्ट हुई उस दौरान भी ये एग्रीमेंट सक्सेसफुल रहा दोनों देशों के बीच में। और अभी जो रीसेंट न्यूज़ है जिसमें कि ऑफर दिया गया है पाकिस्तान के द्वारा कि जो कॉरिडोर है उसको फिर से ओपन किया जाए पिलग्रिम्स के लिए, यानी कि भारत के जो लोग हैं वो पाकिस्तान जा पाएँ और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो भारत में डेरा बाबा नानक जो गुरुद्वारा है वहाँ पर जा पाएँ, उसको हमें शुरू करना चाहिए। इस ऑफर को क्या मानना चाहिए इंडिया को, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है आंसर राइटिंग में। ठीक है, ये हिंदी मीडियम में क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। एससीओ से पहला सवाल है, दूसरा सवाल करतारपुर कॉरिडोर से है, तीसरा सवाल भी एससीओ से ही है, मेंबरशिप से है। तो ध्यान दीजिएगा जब आप डिस्कशन को सुनेंगे कि कौन मेंबर है और कौन ऑब्जर्वर मेंबर है। ठीक है, चौथा सवाल आपसे करतारपुर कॉरिडोर यानी कि गुरु नानक देव जी से जुड़ा हुआ है, तो ये यहाँ पे याद रख लेंगे, अबाउट गुरु नानक देव यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, और फिर उसका आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। ये जानकारी कोचिंग से जुड़ी हुई है। यहाँ पर ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों कोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन आज कोरोना वायरस की वजह से हर तरफ चीज़ें बंद हैं, खास करके जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं। तो ऑफलाइन क्लासेस अवेलेबल इस समय में नहीं है, लेकिन ऑनलाइन जो गाइडेंस प्रोसीजर है वो आपको मिल रहा है और बहुत बेहतरीन तरीके से दिया जा रहा है। कोच होते हैं, आपकी मदद करते हैं। जो फ्रेशर हैं इस बात को सुन रहे होंगे, अगर आपने कभी सोचा है कि एक बार मुझे पता करना चाहिए, मुझे ऐसा कोई गाइडेंस फैसिलिटी चाहिए, खुद से तैयारी करने में समस्या आ रही है, तो आप एक डिस्कशन भी यहाँ पर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप एडमिशन के लिए ही बातचीत करें। आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई परेशानी है, तब भी आप इन्फॉर्म करें और सुझाव ले सकते हैं 8750069419 पर। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। और पहला आर्टिकल देखते हैं, दोज इन नीड, और ये कहाँ पर आ जाएगा, जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी वाले सेक्शन में एमएसएमईज आ जाएगा। हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और बैकग्राउंडर पहले डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ एमएसएमई, जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज होता है, ये क्या होता है। इस पर हमने पहले भी बैकग्राउंडर को डिस्कस किया है, लेकिन आज का फैक्ट थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो एमएसएमईज का फुल फॉर्म समझ में आ गया, माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज, मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज और सर्विस इंटरप्राइजेज, दोनों बातें आपको याद रखनी है। Now, in accordance with the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act in 2006, ये याद रखिएगा, बेसिक फैक्ट है ये, क्या पता पूछ लिया जाए कि कौन से एक्ट से एमएसएमईज को बनाया गया था, तो इसको क्लासिफिकेशन कहाँ से मिलता है। ये एक्ट 2006 में आया था, एमएसएमईज मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट इन 2006, याद रखिएगा। अब मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज की बात करें तो ऐसी कोई भी एक्टिविटीज़ जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होती हैं, यानी कि गुड्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है किसी भी इंडस्ट्री में, तो वो मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट हो जाएंगी। सर्विस में जहाँ पर हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, दैट इंगेज इन प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, तो वो सर्विस इंटरप्राइजेज आ जाएगा, और दोनों ही एमएसएमईज का पार्ट होते हैं। ठीक है, पहले इसका डेफिनेशंस अलग अलग होता था।
पहले जो इसका क्राइटेरिया है चूज करने का कि कौन मीडियम है कौन स्मॉल है वो भी डिफरेंट होता था, लेकिन अब मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस को एक कर दिया गया है, इसके क्राइटेरिया को सेम कर दिया गया है। ठीक है, सो द न्यू एमएसएमईज डेफिनेशन, इसमें जो सबसे बड़ा बदलाव है नए डेफिनेशन में वो क्या है, एक अप्रूवल के दौरान यूनियन कैबिनेट ने इस अमेंड किया और इसके क्राइटेरिया को चेंज किया फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी टू एनुअल टर्नओवर। ध्यान दीजिएगा, पहले जो एमएसएमईज का क्राइटेरिया तय होता था वो प्लांट और मशीनरीज जो लगाए जाते थे ना किसी भी जगह पर, उसमें कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है इसके बेसिस पर उस क्राइटेरिया को चुना जाता था कि ये मीडियम है या फिर ये स्मॉल है या ये माइक्रो है। लेकिन अब क्या हो गया है, अब इसको एनुअल टर्नओवर पर डिसाइड करेंगे। तो एकदम छोटा सा वहां पर स्टेटमेंट आ जाएगा, आपको ये की पॉइंट याद रखना है कि नाउ इट चेंजेस टू जो प्लांट एंड मशीनरी इन्वेस्टमेंट था उससे एनुअल टर्नओवर पर कर दिया गया है। ये आपको याद रखना है कि अनाउंसमेंट कुछ हुए हैं। आत्मनिर्भर भारत स्कीम जब लाया गया तो एमएसएमईज के लिए 3 लाख करोड़ का कोलेटरल फ्री ऑटोमेशन लोन प्रोवाइड करने की बात कही गई है कि बिना किसी कोलेटरल के एमएसएमई सेक्टर को यहाँ पर पैसे दिए जाएंगे, लोन्स दिए जाएंगे। ठीक है, साथ ही एमएसएमईज में फंड इन्फ्यूज किया जाएगा। फिर 20 करोड़ सबऑर्डिनेट डेट फॉर एमएसएमईज तो एक्सटेंशन किया जाएगा। ये सारी चीज़ें अनाउंसमेंट्स किए गए हैं आत्मनिर्भर भारत स्कीम के दौरान, और ये आप अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं कि क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, ऐसा क्यों किया जा रहा है। अब देखिए ये इमेज आपको बताता है कि जो रिवाइज्ड डेफिनेशन है क्लासिफिकेशन का वो क्या है। क्लासिफिकेशन में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम याद रखना है। इसमें जब हम मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की बात करेंगे, माइक्रो कोई भी इंस्टीट्यूशन कब होगा, जब उसमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए से कम हो और टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक हो या उससे कम हो। ठीक है ना, तो 1 करोड़ रुपए तक इन्वेस्टमेंट हो रहा हो या उससे कम, या 5 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर हो या उससे कम। तो इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर यानी एनुअल टर्नओवर को भी अब ध्यान में रखा जाएगा। दूसरा, स्मॉल हम कैसे तय करेंगे, जब 10 करोड़ रुपए या उससे कम का इन्वेस्टमेंट और 50 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर हो। मीडियम तय करेंगे 20 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट और 100 करोड़ रुपीस तक का अगर टर्नओवर होता है तो उसको मीडियम में रखा जाएगा। याद कर लीजिए, रट लीजिए, एग्जाम में आ सकता है, नहीं तो आप आंसर में तो जरूर ऐसे फैक्ट्स को यूज किया करें। नाउ कम टू द पॉइंट, आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। और आर्टिकल में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जो रीसेंट पैकेज अनाउंस किया हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने 3 लाख करोड़ रुपीस का, और उस अनाउंसमेंट के पीछे जो मेन कारण था, जो एक्सपेक्टेशन था वो क्या था कि इससे 45 लाख एमएसएमईज को हेल्प किया जा पाएगा इकोनॉमिक स्लोडाउन के दौरान, जब उनके पास एडिशनल पैकेज नहीं बचा जिसमें कि वो अपने बेसिक ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सकें, जैसे कि पेमेंट ऑफ सैलरीज हैं, रेंट देना, अदर यूटिलिटीज़ के लिए खर्चे। तो उन चीज़ों के जो बेसिक चीज़ें हैं जो उसको शुरू करने के लिए इकोनॉमिक स्लोडाउन के बाद ये अनाउंसमेंट होगा और उनको पैसे दिए जाएंगे। इससे 45 लाख एमएसएमईज को फ़ायदा मिलेगा। फाइन, इन एन एनवायरमेंट वेयर बैंक आर अनविलिंग टू टेक द क्रेडिट रिस्क। आपको बता दें कि बैंक, हमने कई आर्टिकल डिस्कस किया है कि बैंक को लेकर के आरबीआई ने कई सारे बदलाव किए ताकि ट्रांसमिशन हो पाए। जो बदलाव होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा कि रेपो रेट को कम कर दिया जाए तो आगे बैंक लोगों को पैसा दे देगी, रिवर्स रेपो रेट को कम कर दिया जाए तो बैंक मार्केट में पैसा दे देगी। लेकिन वो सारी चीज़ें फेल रही हैं अभी तक, क्योंकि बैंक आर अनविलिंग, वो पैसे अभी नहीं देना चाहते मार्केट में, क्योंकि उनको रिस्क बहुत ज़्यादा लगता है। क्योंकि अभी तक जो एनपीएस हैं वो बहुत ज़्यादा हुए हैं, उसमें एमएसएमईज भी ऐसे सेक्टर रहे जहाँ से पैसे उनको वापस रिकवर नहीं हो पाए, तो इसलिए वो अनविलिंग थे किसी भी तरीके का लोन आगे प्रोवाइड करने में। ऐसे में सरकार बीच में आती है, कहती है कि कोई भी अगर लोन प्रोवाइड नहीं करता है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार लेगी। तो एक तरीके से गारंटर की तरह सरकार बीच में उतर के आती है और कहती है कि आप एमएसएमईज को मदद कीजिए, और ना इसमें बैंक को अब ज़्यादा परेशानी होनी नहीं चाहिए। हालांकि इसके अगेंस्ट भी हमने कई सारे आर्टिकल को डिस्कस किया था। सो देयर आर सम कंसर्न, बट स्टिल बहुत सारे कंसर्न हैं अभी भी कि ये जो हम चाह रहे हैं कि बैंक लोन प्रोवाइड कर दे एमएसएमईज को, इससे इस स्कीम के दौरान क्या हुआ कि जो फर्स्ट टाइम बोरोवर हैं और इसके अलावा जो जैसे जिनके पास की थोड़ा अकाउंट में बैठ रहा है उनका अकाउंट, तो वो उन लोगों को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा।
और उनको इस एमएसएमईज में जो स्कीम लॉन्च किए गए हैं उसके माध्यम से पैसे नहीं मिल पाएंगे। तो इसीलिए जो अप्रोच लाया गया उसको री एग्जामिन करने की ज़रूरत है कि अब बैंक हर एक सेक्टर को पैसे दे, चाहे कोई भी एमएसएमईज हो, अगर वो काम करना चाहती है, वो आगे बढ़ना चाहती है, तो उनको पैसा दे, और तभी सरकार का जो उद्देश्य है वो पूरा होगा। जो ऑब्जेक्टिव है कि क्रेडिट फ्लो बनता रहे एमएसएमईज में, तब जाकर के वो पूरा होगा। अब ये कुछ डाटा बताते हैं जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने दिखाया है। दैट स्कीम लॉन्च द टोटल अमाउंट ऑफ लोन सैंक्शनड एंड डिसबर्स्ड बाय 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड 16 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो जो लोन्स हैं उनको दिया जाएगा 12 पब्लिक सेक्टर बैंक और 16 प्राइवेट सेक्टर बैंकों के द्वारा। ये टोटल अमाउंट है कि कितना तक अमाउंट इसमें दिया जा सकता है। बेस्ड ऑन दिस द एवरेज लोन अमाउंट सैंक्शनड एंड डिसबर्स्ड पर अकाउंट वर्क आउट द। तो ये सब डाटा इनफैक्ट इसको ये ध्यान में रख सकते हैं, आंसर में भी लिख सकते हैं कि कैसे ये कितना तक मदद पहुंचा रहा है। अब नाउ इकोनॉमिक डिस्ट्रेस की बात करते हैं कि इकोनॉमिक डिस्ट्रेस कितना है और आगे कितना और हो सकता है। तो जब हम स्केल की बात करते हैं कि इकोनॉमिक डिस्ट्रेस एक्चुअली कितने लेवल पर है, तो ये डिस्ट्रेस जो है ये डिमांड और सप्लाई दोनों साइड से है। हमने जब आत्मनिर्भर भारत स्कीम का जिक्र किया था तो आपको याद है हमने डिस्कस किया था कि सरकार अभी कोशिश ये कर रही है कि वो सप्लाई साइड को उठाए, और सप्लाई साइड की जब मदद करे तो आगे चल करके लॉन्ग रन में ये इकोनॉमी को मदद करने में काम आएगा। लेकिन बहुत सारे राइटर का ये मानना था कि डिमांड साइड को भी एनकरेज करना बहुत ज़रूरी है, और अभी शॉर्ट रन में हमें डिमांड साइड को मोटिवेट करना चाहिए ताकि इकोनॉमी जल्दी से जल्दी अपनी पोजीशन को गेन कर पाएगी। ठीक है, अब देखिए दिक्कत कहाँ कहाँ पर है। डिमांड साइड में अपने आप ही प्रॉब्लम है, बिकॉज लोगों के पास इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है, लोग ऑलरेडी बहुत डिस्ट्रेस में हैं और डरे हुए भी हैं समहाउ। तो वो मार्केट में अभी डिमांड एकदम से कम हो गई है, लगातार कम होती जा रही है कंजम्पशन कम होने की वजह से। अब ऐसे में क्या और अदर ऑप्शंस थे जो लिए जाने थे। सप्लाई साइड की बात करें तो सप्लाई साइड में भी कुछ इश्यूज हैं, जैसे कि ओनली कंपनीज विद अ गुड क्रेडिट हिस्ट्री आर एबल टू रेज फंड। अब भाई कौन सी कंपनी जाकर के लोन लेगी, जिनकी स्थिति अच्छी होगी, जो इकोनॉमिक स्लोडाउन से कम अफेक्टेड होंगे, वही तो और चाहेंगे कि चलो हम और लोन ले लेते हैं, हम और अपना बिजनेस बढ़ाएंगे और फिर हमें आगे चल करके चीज़ें मिल जाएंगी और उनको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जो ऑलरेडी डिस्ट्रेस कंडीशन में है, जिनके पास ऑलरेडी उनका क्रेडिट हिस्ट्री अच्छा नहीं है, वो आगे लोन नहीं लेना चाहेंगे, राइट। तो उनकी जो स्थिति जहाँ पर थी वहीं पर रह जाएगी और हो सकता है कि इससे और भी ज़्यादा उनको स्ट्रगल करना पड़ सकता है। जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस पूरे स्कीम का, आत्मनिर्भर भारत का, कि बूस्ट द क्रेडिट फ्लो टू द एमएसएमईज, कि एमएसएमईज के क्रेडिट फ्लो को बूस्ट किया जाए और इससे इकोनॉमिक डिस्ट्रेस को हेल्प मिलेगा, सप्लाई साइड बढ़ेगा, डिमांड फिर बढ़ेगा, और जो भी रिस्ट्रिक्शंस है इकोनॉमी में वो खत्म होंगी और वाइड हो जाएगी हमारी इकोनॉमी। इसको री एग्जामिन करने की ज़रूरत पड़ रही है। और कंक्लूजन में यही कहा गया है दैट जितने भी ये जो स्कीम हमारा है उसको हमें और एक्सपैंड करने की ज़रूरत है, एक्सटेंड करने की ज़रूरत है, जिसमें कि जो इंडिविजुअल बोरोवर्स हैं, स्मॉल ट्रेडर्स, बिजनेसमैन हैं, या सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं, ट्रक ड्राइवर्स हैं, इन सभी तक स्कीम्स को लेकर के जाना चाहिए। तब जाकर के जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है या एमएसएमईज का इकोसिस्टम है वो वाइड हो पाएगा और बेहतर हो पाएगा। अगला आर्टिकल डिस्कस करेंगे, करतारपुर ब्रिज पर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन भी, और आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 2 में इसको एसोसिएट कर दें, आईआर में, इंडिया पाकिस्तान बायोलेटरल रिलेशन में हम इसका जिक्र कर सकते हैं। दूसरा, कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पिलग्रिम्स प्लेस है जहाँ पर 18 साल गुरु नानक देव जी ने बिताए हैं अपने आखिरी दिनों में, और बहुत ही इसका रेलेवेंस है कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आपको दोनों ही लोकेशन याद रखना है कि हम कहाँ कहाँ पर इस एग्जाम्पल को यूज़ करेंगे आगे। फाइन। बैकग्राउंडर पहले डिस्कस करते हैं। इसमें करतारपुर कॉरिडोर के बारे में पहले जानेंगे, फिर गुरु नानक देव जी के बारे में। ये जो कॉरिडोर है, जाहिर सी बात है, भारत पाकिस्तान के बीच में बनाया गया है। कॉरिडोर मतलब रास्ता। भारत पाकिस्तान दो अलग अलग देश है, उनके बीच में एक सीमा खींच दी गई। ठीक है, क्या नाम है उस सीमा का बताइएगा कहाँ पर, कमेंट बॉक्स में। तो सीमा वो एक ऐसी सीमा है जिस पर विवाद अक्सर बने हुए हैं। ठीक है, और अब जाहिर तौर पर एक देश से दूसरे देश पर अगर हम ऐसे लैंड के थ्रू जाना चाहते हैं तो उसमें जाहिर तौर पर बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर दोनों देशों के बीच का जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा, बहुत ही फ्रेंडली नहीं है। तो जैसे कि इससे पहले जब नेपाल के साथ इशू हमारा बहुत ज़्यादा नहीं था,
तो इसके पहले नेपाल और इंडिया में लोग बहुत ही आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे, मूव करते थे, और कोई भी परेशानी नहीं होती थी। हालांकि खैर वहाँ पे भी अब सिचुएशन उतनी नॉर्मल नहीं रह गई है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर सिचुएशन हमेशा ही बहुत एबनॉर्मल रही है। अब कल्चर की बात करते हैं। दरबार साहिब गुरुद्वारा जो है वो उस तरफ है, यानी कि पाकिस्तान में है, करतारपुर में पड़ता है, नारोवाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। अब वहाँ पर अगर इंडियन सिख लोगों को जाना है, उस तरफ दर्शन करने के लिए जाना है, तो बहुत ही मुश्किल हो जाता था। सेम हेयर कि जो डेरा बाबा नानक श्राइन है वो इस तरफ है, गुरदासपुर इंडिया में है, और अगर पाकिस्तान के लोगों को इधर आके विजिट करना है तो उनके लिए काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। तो अब फैसला ये हुआ कि एक कॉरिडोर बनाया जाए, एक रास्ता बनाया जाए, और इसमें बड़ी आसानी से लोग एटलीस्ट एक दूसरी जगह पर जाके विजिट कर पाएँ। अब इसने बहुत सारे जो कॉरिडोर और भी रास्ते हैं उसको ओपन किया, खास करके भारत और इंडिया के बीच का जो रिलेशन है उसको सही किया जा सकता है, ये इसका एक एग्जाम्पल शो करता है करतारपुर कॉरिडोर। एंड एग्रीमेंट में वीज़ा फ्री मूवमेंट को भी रखा गया था। हालांकि बाद में इसमें बहुत सारे बदलाव भी हुए, कभी किसी गवर्नमेंट ने माना, किसी गवर्नमेंट ने नहीं माना, और लगातार ये सारी चीज़ें चलती रही। हालांकि नवंबर 2019 में 550th बर्थ एनिवर्सरी, जिसको प्रकाश पर्व भी कहते हैं गुरु नानक देव जी के, उस पर इस कॉरिडोर को ओपन किया गया और लोग विजिट किए एक जगह से दूसरी जगह पर। अब बात करते हैं गुरु नानक देव जी की, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एडवोकेट करते हैं निर्गुण भक्ति को, निर्गुण फॉर्म ऑफ भक्ति। प्लीज इसको याद रखिएगा, कई बार टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चन बनता है निर्गुण और सगुण से, ठीक है। तो निर्गुण भक्ति को ये एडवोकेट करते हैं। रिजेक्टेड द सेक्रीफाइस, रिचुअल बाथ, इमेज वर्शिप, तो इन सभी चीज़ों को, मूर्ति पूजा, इन सभी चीज़ों को इन्होंने रिजेक्ट किया था, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने सेटअप किया था संगत प्रथा को। संगत प्रथा, ये भी आपको याद रखना है। ये अपॉइंटेड वन ऑफ हिज डिसिपल अंगद, इन्होंने अपना डिसिपल यानी फॉलोअर अंगद को अपॉइंट किया था, गुरु अंगद को अपॉइंट किया था। फिर उसके बाद आगे चल करके जो 5th प्रिसेप्टर थे गुरु अर्जन देव जी, उन्होंने बाकी लोगों के साथ मिल करके आदि ग्रंथ साहिब की रचना की, जिसमें बहुत सारी चीज़ों को लिखा गया, गुरु नानक देव जी के बारे में बताया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना है। और उसमें जो चीज़ें लिखी गई हैं, जो हाइम्स लिखे गए हैं, उसको गुरु बानी कहते हैं। कई सारे लैंग्वेजेस में उसको लिखा गया है। और ये बेसिक फैक्ट्स, गुरु नानक देव जी ने अपने अंत के 18 साल को इसी गुरुद्वारा में यहीं पर बिताया था, दरबार साहिब गुरुद्वारा में। तो ये आपको याद रखना है। फाइन, ये देखिए इमेज देख लीजिए, यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि रावी रिवर है बीच में, ठीक है। रावी रिवर के इस तरफ इंडिया और इस तरफ पाकिस्तान है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्रीलिम्स में। जैसे एक कॉरिडोर बनाया गया, एक रास्ता बनाया गया है कि यहाँ से यहाँ तक बड़ी आसानी से, जितना आसानी आपको इमेज में दिख रहा है इतना आसान हालांकि नहीं है, बट इसको आसान करने की कोशिश ज़रूर की गई है दोनों देशों के द्वारा। आइए मेन आर्टिकल पर चलते हैं। क्या है न्यूज़, एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, और ब्रेकिंग न्यूज़ के अकॉर्डिंगली पाकिस्तान ने ऑफर किया है इंडिया को कि ये जो गुरुद्वारा है, कॉरिडोर है करतारपुर, इसको हम फिर से ओपन करते हैं और दोनों देशों के जो लोग हैं वो एक दूसरी जगह पर जाएं, खास करके इंडियन पिलग्रिम्स जो हैं वो महाराजा रणजीत सिंह जी की डेथ एनिवर्सरी के ओकेजन पर विजिट कर पाएं, इसके लिए ऑफर किया है पाकिस्तान ने। ऑब्वियसली काफ़ी ये क्वेश्चनेबल सा ऑफर है। आप सोच रहे होंगे कि अच्छा पाकिस्तान ऐसा कैसे कर सकता है, आखिर इसके पीछे क्या मंशा होगी पाकिस्तान की। क्योंकि इस समय में जब कि दोनों देशों ने अपने अपने डिप्लोमेट्स को कम कर दिया है, स्ट्रेंथ को आधा कर दिया है दोनों देशों में, और स्थिति बिल्कुल भी सामान्य नहीं है, बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। एक तरफ चाइना का जो इनकर्जन है वो बढ़ता जा रहा है और उसमें पाकिस्तान का साथ और दबाव दोनों देखने को मिल रहा है। ऐसे में ये दोस्ती का हाथ कैसे बढ़ाया जा रहा है, बहुत ही सोचने वाली बात है। लेकिन मुद्दा ये है कि इस प्रपोजल को रिजेक्ट करने का कोई आधार और कोई कारण नज़र नहीं आ रहा है, तो इसको रिजेक्ट नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा इस आर्टिकल का कहना है। कहते हैं कि डिस्पाइट द कंट्रोवर्सीज, कई सारी कंट्रोवर्सीज रही भारत और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन करतारपुर कॉरिडोर एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट था जो इतने कड़वाहट के बावजूद भी काफ़ी सफल रहा दोनों देशों के बीच में, और इनके बायलैटरल रिलेशन को ठीक करने की एक छोटी सी किरण लेकर के आता है ये कॉरिडोर। और इसमें इसको रिजेक्ट करना, इस प्रपोजल को, अभी इसका उद्देश्य नहीं बनता है। तो भाई अगर इस प्रपोजल को रिजेक्ट ना किया जाए तो इसके पीछे का क्या और
रीज़न हो सकता है, दैट मोर रीज़न नॉट टू वॉक अवे फ्रॉम इट, और क्या कारण है इसको हम जान लेते हैं. एक्सेप्टिंग पाकिस्तान ऑफर वुड हेल्प टू कीप वन ब्रिज विद पाकिस्तान इन intact, and considering the most other have this steadily eroded or complete destroyed. तो देखिए कई सारे रिलेशन तो ऑब्वियसली भारत पाकिस्तान के बीच में डिस्ट्रॉय हो गए हैं अब तक, लेकिन अगर हम इस कॉरिडोर को बचा के रखते हैं, कंसीडर करके रखते हैं, तो ये एक ऑब्वियसली उम्मीद देगा दोनों देशों के बीच में. साथ ही जब चाइना के साथ रिलेशन इतना खराब हो रहा है, लद्दाख में जिस तरीके से हमने अपने 20 सोल्जर्स को खोया और क्लैश एक स्टैंड ऑफ पोजिशन में है, कभी बढ़ता हुआ नजर आता है, कभी सेटल होता हुआ नजर आता है, ऐसे में हमें बाकी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ रिलेशन को और वर्स नहीं करना चाहिए. एक तरफ नेपाल, दूसरी तरफ चाइना और अब पाकिस्तान, तो हम कैसे धीरे धीरे अपने रिलेशन को अपने पड़ोसी देशों के साथ ठीक करते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी होगा. इसके अलावा बताते हैं कि जो इंटेंशन है यहाँ पर आईआर का, एक तो लद्दाख और कश्मीर को लेकर के काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं दोनों देशों के बीच में. उसमें अगर हम यहाँ पर करतारपुर कॉरिडोर में चीज़ों को और बेहतर कर पाते हैं तो ये ज़्यादा सही होगा. एक अच्छा एफर्ट यहाँ से हम लगा सकते हैं कि लद्दाख और कश्मीर में जो इश्यूज है उसको हम सेटल कर पाएँ. तीसरा है कि पाकिस्तान एक्चुअली ये चाहता है कि इंडिया इसको रिजेक्ट करे, राइट. इंडिया इस ऑफर को मना कर दे और इसलिए इंडिया को इसको मना नहीं करना चाहिए. कंक्लूजन में कहते हैं कि रही बात प्रिकॉशंस की, रही बात कि हो सकता है कि जब हम इसको ओपन करें तो कोरोना वायरस का जो इतना प्रभाव है वो बढ़ सकता है और इससे जो वहाँ पर लोग विजिट करने को जाएंगे वो इन्फेक्ट हो सकते हैं, फिर वो इंडिया आएंगे. तो कहते हैं कि ये सेम जो कंसर्न है वो तो पाकिस्तान का भी होना चाहिए, बिकॉज इंडियन पिलग्रिम्स भी वहाँ पर जाने वाले हैं. तो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन कैसे चेक करना है, कैसे कंट्रोल करना है, ये तो उनको भी सोचना पड़ेगा. तो इसलिए भारत को अलग से इस बारे में बहुत ज़्यादा वरीड होने की आवश्यकता नहीं है. जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उसको लेते हुए इस पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है. और ये एक नया तरीका है, एक नया रास्ता, एक नया प्रपोजल है जिसको कि एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, बिकॉज इसको रिजेक्ट करने का कोई ऐसा आधार समझ में नहीं आ रहा है. ठीक है, तो खैर देखते हैं इस पर अगर कोई और आर्टिकल आएगा जो कि नेगेटिव में होगा तो उसको भी देखेंगे. बाकी आपसे मैंने बहुत ही ओपन एंड क्वेश्चन पूछा है, आपको अपने हिसाब से बताना है. अगर आपको अलग फैक्ट्स याद आ रहे हों, आपको लग रहा हो कि नहीं हमें इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, तो अपने सुझाव को अपने तरीके से नहीं बल्कि किसी राइटर के तरीके से आप लिख सकते हैं. ठीक है, बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ. रीडिंग चाइना राइट, जीएस पेपर 2 आईआर में इसको एसोसिएट करेंगे. आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक फैक्ट्स को बैकग्राउंडर के तौर पर जानेंगे. तो चाइना का लोकेशन आपको ज़रूर याद रखना है. हालांकि मेंस के आंसर राइटिंग के लिए बहुत ज़रूरी होगा. प्रीलिम्स में तो खैर इंडिया को लेते हुए आपको लोकेशन को याद रखना है. देखिए चाइना की जो बाउंड्री शेयर होती है कौन कौन से देशों से हो रही है यहाँ पर इस एरिया में. इधर रशिया है, इसके बाद इधर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इधर ताजिकिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया. एक्चुअली में पाकिस्तान ये यहाँ पर ये जो इमेज लिया गया है, ये इमेज कहाँ का है, वर्ल्ड मैप का है. तो वो वर्ल्ड मैप में इंडिया के अकॉर्डिंगली नहीं दिखाते हैं, वो अपने अकॉर्डिंगली दिखाते हैं. तो ये इंडिया, ये भारत का हिस्सा है जिसको किसने पाकिस्तान में दिखा दिया है. ठीक है, तो ये हम यहाँ पे इसको नहीं मानेंगे. इधर ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और रशिया. क्या चाइना का जो डिस्प्यूट है वो सिर्फ इंडिया के साथ है या फिर बाकी देशों के साथ भी है? क्या रशिया के साथ भी है, कजाकिस्तान के साथ भी है, किर्गिस्तान के साथ भी है? तो इसी को हम आर्टिकल में डिस्कस करने वाले हैं कि चाइना का जो बाउंड्री डिस्प्यूट है वो दूसरे देशों के साथ कैसा था और कैसे इसने इसको वहाँ पर मैनेज किया है. अब हम बात करेंगे एससीओ की, बिकॉज एससीओ का जिक्र आएगा आर्टिकल में. शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. एससीओ इम्पॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज भारत भी इसका हिस्सा है. ठीक है, तो इसको बनाया गया था पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए, पीस को इस्टेब्लिश करने के लिए. इस रीजन में 2001 में इसको क्रिएट किया जाता है. एससीओ चार्टर लाया जाता है, 2002 में साइन होता है और फोर्स में 2003 में आता है. एससीओ शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2003 में फोर्स में आता है, याद रखिएगा. उसके बाद इसका ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, याद रखना है, रशियन और चाइनीज़ इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है. अब थोड़ा सा इसके जेनेसिस के बारे में, हिस्ट्री कैसे बना ये भी आपको मालूम होना चाहिए. 2001 में शांघाई 5 बना था और शांघाई 5 में कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया और ताजिकिस्तान थे. यानी कि इसमें बाद में उज्बेकिस्तान को जोड़ा गया. उज्बेकिस्तान शुरू से नहीं है, याद रखिएगा. तो 2001 के पहले जो शांघाई 5 थे उसमें उज्बेकिस्तान नहीं था, लेकिन ताजिकिस्तान, रशिया, किर्गिस्तान, चाइना और कजाकिस्तान थे.
उसके बाद इसको उज्बेकिस्तान को 2001 में जोड़ा जाता है प्रॉपर तरीके से, इसको एससीओ रीनेम किया जाता है। 2017 में इंडिया पाकिस्तान को कजाकिस्तान में फुल मेंबरशिप दिया जाता है, ठीक है ना। तो भाई चाइना ने इसको बनाया है अपने हिसाब से, तो पाकिस्तान को तो इसमें लेना ही था चाइना को। और आगे देखेंगे कि कैसे एससीओ को इस्तेमाल कर रहा है चाइना अपने लिए, ये हम आर्टिकल में जानेंगे। फुल मेंबर और ऑब्जर्वर स्टेटस के बारे में जान लीजिए। फुल मेंबर के तौर पर आपको समझ में आ गया कौन कौन से देश हैं जो फुल मेंबरशिप रखते हैं एससीओ में, और ऑब्जर्वर में अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया हैं। तो ये ऑब्जर्वर भी आपको याद रखना है। फाइन, अब बढ़ते हैं आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल में कहा जा रहा है कि चाइना का जो इंट्रूजन है लद्दाख में, वो जिस तरीके से बढ़ रहा है, अक्साई चीन के हिस्से को चाइना हथियाना चाहता है, सही शब्दों में अगर कहें तो। और ऐसे में क्या कुछ सिक्योरिटी कंसर्न इस समय में है, कैसे इसको स्टेबलाइज किया जाए, कैसे इंटरनल स्टेबिलिटी को बनाया जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है भारत के सामने। चाइना लास्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ सेटलिंग बॉर्डर्स। तो आपको बताएं कि 1990 के दशक में चाइना ने किस तरीके से अग्रेसिवली एक रोल प्ले किया था कि अपनी बाउंड्री को फटाफट फटाफट हर जगह पर सेटल करना शुरू किया था। जैसे ही 1990 में आपको मालूम होगा जब सोवियत कोलैप्स होता है, सोवियत यूनियन का विघटन होता है, उसके बाद ऐसा लगा चाइना को कि यार ये जो जिंगजियांग का रीजन है वो एक जिस तरीके से अभी इन लोगों ने मिल करके कश्मीर के इशू को ये लोग उठाने की कोशिश करते हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, वैसे ही चाइना को ये बात पता थी कि जो जिंगजियांग का रीजन है उसको इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश की जाएगी, एक्सटर्नल पावर्स वहाँ पर प्ले कर सकते हैं आफ्टर द कोलैप्स ऑफ सोवियत। तो उसके बाद इनको अर्जेंसी हो गई और इन्होंने फिर जो अपना बाउंड्री डिस्प्यूट था कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान के साथ, ये उसको सेटल करने में लग गए थे। तो इन्होंने शुरुआत किया कजाकिस्तान से, वहाँ पर ऑब्वियसली अपने जो भी इनका मेथड होता है चाइना का, उसको मेथड को यूज़ करके कजाकिस्तान के साथ बॉर्डर सेटल किया। उसी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स राइज हुए, जैसे यूगुर सेपरेटिज्म है वो वहाँ पर उठता रहता है बार बार। फिर किर्गिस्तान का जो हिस्सा है वहाँ पर 1,20,000 हेक्टेयर के करीब ज़मीन को एक्सचेंज किया और ऑब्वियसली उन पर दबदबा बनाने में और उनको मनवाने में अपनी चीज़ को चाइना वहाँ पर कामयाब रहा। ताजिकिस्तान की बात करें तो ताजिकिस्तान के साथ भी 1100 स्क्वायर माइल का पूरा जो टेरिटरी है उसको सरेंडर किया ताजिकिस्तान ने 2010 में। और वहाँ पे भी चाइना का क्लेम बहुत ज़्यादा था, 28,000 स्क्वायर किलोमीटर का क्लेम था। आफ्टर ऑल ये 3.5% पर जाकर के सेटल हुआ। तो चाइना तो 1990 से ही एक्सटेंसिवली और अर्जेंसी के साथ लगा हुआ है कैसे वो बॉर्डर को सेटल करता जाए। और ये जो अभी लद्दाख वाला सिचुएशन आप देख रहे हैं, ये कोई आम चीज़ नहीं है, इसके पीछे भी चाइना की कुछ एक रणनीति है। अब बात करते हैं सेल्फ सर्विंग एससीओ की। तो चाइना ने क्या किया, अपना प्रेजेंस बढ़ाने के लिए कई सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, ठीक है। बीआरआई हो गया, सीपीईसी हो गया, उसी में कई सारे प्लेटफॉर्म्स भी लॉन्च किए। एक था एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आपने देखा हमने अभी ईयर का जिक्र किया एससीओ का, 1996 में इसका शंघाई 5 बनाया जाता है। मतलब एक तरीके से चाइना डोमिनेट करने की कोशिश करता है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान या फिर इनके साथ दोस्ती को बढ़ा करके और इनका जो डिस्प्यूट था टेरिटरी का उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता है। 2001 में एससीओ को पूरी तरीके से बनाया जाता है, उज्बेकिस्तान को भी इसमें जोड़ लिया जाता है और इसमें बड़ी ही तत्परता से इंडिया भी जाकर के शामिल होता है। कहा यह गया कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा जो कि एशियन कंट्रीज़ का अलाइज होगा और ये मिल करके जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनको काउंटर कर पाएंगे। अगर किसी भी कोई भी कंट्री अपना इंटरेस्ट इधर देखने की कोशिश करे तो उसको काउंटर करने में ये ऑर्गेनाइजेशन की मदद करेगा। और इन सभी के लिए इस उद्देश्य के साथ एससीओ को बनाया जाता है। इसमें इंडिया भी बड़ी तत्परता से आगे बढ़ता है। और आगे बताएं कि रशिया के साथ भी डिस्प्यूट है, जो फार ईस्ट रीजन है रशिया का, वहाँ पर भी चाइना की नज़र रहती है। तो ऐसा नहीं है कि चाइना और रशिया में बहुत ज़्यादा दोस्ती है और उनके साथ कोई बाउंड्री डिस्प्यूट नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाइना ने हमेशा से हर जगह पर कोशिश की है अपना कब्जा आगे बढ़ाने की। और ये जो चाइनीज़ लेड एससीओ है, इंडिया ने डेस्परेटली इसको ज्वाइन किया। अभी हमने डिस्कस किया 2017 में। 2013 में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लॉन्च किया जी जिनपिंग साहब ने, हालांकि भारत ने उसका विरोध किया और क्योंकि
जो हमारा सॉवरन हिस्सा है उसको चाइना मानने को तैयार नहीं था। न्यू सेट ऑफ गाइडलाइन प्रिंसिपल, इसके अलावा 2005 में अदर प्रिंसिपल्स भी तैयार किए गए। 2005 में इंडिया चाइना ने एक साथ मिलकर के कोशिश की कि स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव लेवल टॉक्स पर बात किया जाए और बाउंड्री डिस्प्यूट को खत्म किया जाए। अब देखिए वहां पर भी चाइना ये पूरी तरीके से चाहता था कि डिस्प्यूट को सेटल कर दिया जाए और अरुणाचल प्रदेश के बदले में अक्साई चीन को वो ले लें, ऐसा मतलब कि अरुणाचल प्रदेश पर चाइना अपना अधिकार जमाता है या उसको लेने की कोशिश करता है। लेकिन चाइना का मानना है कि अगर अक्साई चीन के हिस्से में भारत अपना जो अधिकार है उसको छोड़ देता है, क्लेम को छोड़ देता है, तो चाइना भी अपना क्लेम अरुणाचल प्रदेश पर से हटा लेगा। कई सारे राइटर भी इस बात को मानते हैं और इवन बहुत ही दुख की बात है कि हमारे कुछ जो लीडर्स हैं उन्होंने इस बात को भी समर्थन दिया था कि ऐसा किया जा सकता है। और कहीं ना कहीं वो जो एक समर्थन था, बहुत साल पुरानी बात है, उसने इस इशू को और तुल दिया और ये आज इस स्थिति में आकर के पहुंच चुका है। चाइना वंस अगेन पुश्ड फॉर अ सेटलमेंट और एक बार फिर 2013 में चाइना ने कोशिश की कि सेटलमेंट किया जाए। आपको बता दें 19 किलोमीटर तक दीपसांग वैली में अंदर आ चुका था चाइना। 2013 की बात है। चाइना की एक नीति है, नीति क्या है, 19 किलोमीटर तक अंदर आ जाओ। अब जैसे पता चला यहाँ इधर भारत की जनता अवेयर हुई तो थोड़ा पीछे चले जाओ, थोड़ा कितना 10 किलोमीटर पर चले आओ। भाई 9 किलोमीटर तो तब भी आपने ले लिया ना। तो ये जो पॉलिसी है ना चाइना की फॉरवर्ड पॉलिसी, वो कई सालों से इस्तेमाल करता हुआ आ रहा है और अब इसीलिए इंडिया ने एक स्ट्रांग स्टेप लिया है कि अब ये चीज़ नहीं चलेगी, इसको पूरी तरीके से सेटल करना होगा। अभी तक कई सारे एग्रीमेंट्स हुए हैं, कई सारे बातचीत हुई हैं, बायलैटरल टॉक्स हुए हैं, हाई लेवल टॉक्स हुए हैं, लेकिन अंत में जाकर के कंक्लूजन वहीं पर जाके टिक जाता है। तो उन्हीं चीज़ों को यहाँ आर्टिकल में इन्होंने दर्शाया है। बीजिंग डाउट इंडिया वुड रेज द तिब्बत इशू। अब यहाँ पे चाइना का जो क्लेम है अक्साई चीन वाले हिस्से में, या वो क्यों इसको सेटल करना चाहता है ताकि तिब्बत के साथ जो रिलेशन है कहीं ना कहीं भारत का और जो लद्दाख पर ऑब्वियसली चाइना का क्लेम है वो बरकरार रहे और वो पूरा का पूरा तिब्बत का जो रीजन है वो उसके उस तरफ चला जाए, उसमें कोई परेशानी ना हो। और इसके लिए एक दूसरा तो एंगल ये भी है कि जिस तरीके से यूएस, जापान और इंडिया का अपना एक अलाइज है काउंटर करने के लिए चाइना को, इसके लिए क्वाड आप एग्जांपल के तौर पे याद रखें, मालाबार एक्सरसाइज आप याद रखें। इसमें एक दिखता है कि यूएस, चाइना और इंडिया एक साथ एकजुट होते हैं कई बार चाइना को काउंटर करने के लिए। और इसमें नो डाउट चाइना भी इस तरीके के सर्कल बनाने की कोशिश करता है नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान और ईरान को अपने पाले में लेकर के। तो ये जो दोनों देशों इंडिया और चाइना के बीच में ये आप कह सकते हैं एक तरीके का अप्रोच है, वो दोनों ही देश ले रहे हैं। एंड यहाँ पे 3 एसेंशियल पॉइंट्स को भी डिस्कस किया गया है कि जो लद्दाख इंकर्जन है उसमें चाइना क्या कन्वे करना चाह रहा है। पहला तो ये कि सेटल द बाउंड्री डिस्प्यूट ऑन इट्स ओन टर्म, कि वो अपने टर्म्स पर, अपने शर्तों पर अपना बॉर्डर जो और देशों के साथ उसने किया है बाउंड्री डिस्प्यूट को सेटलमेंट, वो यहाँ पर भी कर सके। दूसरा, that it intends to solve the Tibet problem internally and does not want any Indian interference in the post Dalai Lama development। तो आपको हर किसी को मालूम है जो पूरी हिस्ट्री है दलाई लामा साहब की और तिब्बत को जिस तरीके से चाइना ने अपने इसमें मिलाया और उसके बाद तिब्बत और इंडिया का एक कल्चरल रिलेशन, एक अपना कनेक्शन, उसको ये पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहता है और किसी भी प्रॉब्लम को इमर्ज होने से पहले ही खत्म करना चाहता है। तीसरा है कि जो यूएस लेड जो क्वाड स्ट्रेटेजिक फोरम है उसको ये इनकरेज ना होने दे, क्योंकि इस तरीके से जब चाइना परेशान करता रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा, वो स्ट्रेटेजिक फोरम को इस हिसाब से अंडर इनकरेज करेगा कि इंडिया उन ग्रुपिंग्स को छोड़ दे और कोई भी इस तरीके का, यानी यूएस को या जापान को अपने साथ चाइना को काउंटर करने में ना लाए। तो ये भी एक एंगल हो सकता है इतने सारे डिस्प्यूट को अराइज करने का। एक्सचेंज ऑफ टेरिटरी आपको पता है यहाँ पे वही डिस्कस किया गया है कि जिस तरीके से चाइना ने ये कोशिश की है कि वो अरुणाचल प्रदेश को भारत को सौंप दे एज अकॉर्डिंग टू चाइना, कि वो उस पर कोई क्लेम ना रखे और अक्साई चीन का जो क्लेम है इंडिया का उसको वो ख़त्म कर दे। और ये इस तरीके का एक्सेप्टेंस चाइना चाहता है और वो लगातार ऐसा कुछ इसलिए कर रहा है।
कंक्लूजन में कहा गया है कि ऑब्वियसली अक्साई चीन से अपना अगर क्लेम भारत हटाता है तो इसका कितना नुकसान होगा। क्लेम यहाँ पर चाइना का है क्योंकि ये जो पूरी टेरिटरी है वो भारत की है, और अगर यहाँ पे भारत इसको जाने देता है अपने पास से तो भारत का कितना और नुकसान हो सकता है। इसके बाद जो स्टेटस है जे.एंड.के का, जम्मू एंड कश्मीर का, लद्दाख का, ऑब्वियसली वो काफ़ी ज़्यादा और क्रिटिकल हो जाएगा और परेशानी भरा हुआ हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा स्टेक है पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान में, उसको हमेशा के लिए भूलना होगा भारत को। तो इसीलिए ये जो ऑप्शंस कई बार दिए जाते हैं या इसको बताया जाता है, उसको केयरफुली ट्रीट करने की ज़रूरत है, और यहाँ पर इन हर चीज़ को गवर्नमेंट को अपने ध्यान में रख के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लें, ये कल का क्वेश्चन था, इसका आंसर देख लेंगे हम लोग। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट पर क्वेश्चन पूछा गया था, सी होगा इसका आंसर। दूसरा सवाल पूछा गया था आपसे ईआईए पर ही था, और इसमें भी आंसर होगा सी, बोथ ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। लास्ट सवाल था आपसे, ये भी ईआई के अमेंडमेंट्स पर था 2006 में, कौन कौन सी चीज़ों को ऐड किया गया था 4 स्टेज के बारे में। तो इसका आंसर भी सी है, बिकॉज चारों ऑप्शन यहाँ पर सही दिए हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। डिस्कशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और जितने सवाल डिस्कशन के दौरान आपसे पूछे जाते हैं उसका आंसर भी चाहिए फ्रेंड्स, और व्यूज़ को बढ़ाते रहिए हमेशा। सब्सक्राइबर्स तो बढ़ रहे हैं लेकिन एटलीस्ट व्यूज़ भी उतने ही मिलें, कम से कम जितने सब्सक्राइबर हो उतने व्यूज़ तो मिलें। तो प्लीज़ इसको आप लोग शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ, बताएँ, बहुत ज़रूरी है फ्रेंड। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।